नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम जीवन की मुस्कान में। सूरज उगे पंछी जगे, सूरज उगे पंछी जगे, लगे किरणों का डेरा, पर अंधियारा हो दूर तभी जब हो मन में सवेरा। जहाँ मुश्किलें हैं वहाँ समाधान भी है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भी है। ज़रूरत है तो बस सच्चाई को मानने की, स्वीकार करने की और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की। ऐसी ही मोटिवेशनल बातों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आत्मनिर्भरता और सकारात्मकता का एक जीता जागता उदाहरण है। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आप आत्मनिर्भर हैं और सकारात्मक हैं, तो अपने जीवन संघर्ष के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बचपन में और युवावस्था में एक विशेष योग्यजन होने के नाते आपने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया होगा। तो क्या वो चुनौतियाँ थी और क्या वो संघर्ष था और आपने कैसे उनका सामना किया? मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयत्न किया और मुझे वैसे ही अपना संरक्षण में सर्वगुण संपन्न बना दिया। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जी। और मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मैं 3 या 4 साल का रहूँगा। मेरे पोलियो होने के कारण अस्थि विकलांगता हो गई थी। तो उसके बाद में मैंने अपनी स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में मैं सरकारी सेवक भी रह चुका। और इस दौरान मैंने अपने समय में क्या कहते हैं उसको, लोगों की सामाजिक सेवा के एक्यूप्रेशर से की और खेतीबाड़ी में खुद जानता था, करता था। और उसमें मैं ऐसे अपने शब्दों को कहना चाहूँगा कि एक पत्थर मतलब लोहे का टुकड़ा अगर बाजार में पड़ा रहे तो उसके कोई भी ठोकर मार देता है, उसके ऊपर पैर रख के चला जाता है। लेकिन अगर उसको आग में तपा करके उसकी खेती के औजार बना दिए जाएं तो वो सबके काम आते हैं। तो इन्हीं सब मतलब कारणों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने अपना जीवन हंसते हुए सहज रूप से ये अपनी कमजोरी को ताकत बनाते हुए और आगे बढ़ता रहा। जी, बहुत खूब। आपने अपनी बात शुरू करने से पहले अपने माता पिता को धन्यवाद दिया, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाहूँगी कि अगर आपका जैसे जो दिव्यांगता आई वो बचपन से ही आ गई, तो क्या जिम्मेदारी होती है माता पिता की, परिवार की, समाज की, सरकार की और स्वयं की भी? देखो, सबसे पहले तो परिवार की जिम्मेदारी ये होती है कि वो बच्चा ये चाहता है ऐसा कि उनको परिवार से संरक्षण पूरा मिले, समाज से उसको अपमानित नहीं होना पड़े। और सरकार से वो अपेक्षा रहती है कि सरकार उसको रोजगार दे दे और स्वावलंबी बनाए और ऐसे मतलब प्लानिंग करे कि बच्चे को कमी महसूस नहीं होने दे, दिव्यांगजनों को। तो ये सरकार से और स्वयं से उसकी क्या अपेक्षा रहती है? स्वयं से तो अपेक्षा रहती है कि एक कोटेशन से मैं शुरू करूंगा, परिश्रम वह सुनहरी चाबी है जो स्वयं भाग्य का दरवाजा खोल देती है। अगर व्यक्ति मेहनत दर मेहनत करता रहे तो उसको कभी कोई परेशानी नहीं है आएगी, जहां चाहा होगी वैसी ही राह मिलती रहेगी। आपने अपने बारे में बताया कि आप अस्थि विकलांगता आपकी थी, तो ये जो विकलांगता होती है कितने प्रकार की होती है? मतलब विशेष योग्यजनों को हम कैसी कैसी श्रेणी में लाते हैं? हाँ, विशेष योगजन मतलब ऐसा तो है कि पहले तो अस्थि विकलांग जिनमें शारीरिक यानी हड्डियों की कोई कमजोरी हो, नसों की कमजोरी हो। दूसरे होते हैं कि मूक बधिर, सुनने की और बोलने की क्षमता नहीं रहती उनकी। तीसरी होती हैं कि आंखों से उनको कम दिखाई देना या बिल्कुल नहीं दिखाई देना। और चौथी होती है मानसिक विकलांगता, सेरिब्रल पाल्सी की मतलब रोगी श्रेणी में आते हैं। तो इनके लिए सरकार भी अपने मतलब विभिन्न योजनाएं बनाती हैं और योजनाओं के अनुसार उनको सुविधाएं देती हैं और सभी व्यक्ति उन सुविधाओं का लाभ लेते हैं। जैसे अब मैं बताऊं, स्वास्थ्य की दृष्टि से बता दूं आपको कि ऐसे व्यक्तियों को सरकार हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है तो
उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लगता। एक कार्ड बनता है जो सामान्य व्यक्ति 10 रुपये देता है। अब सीनियर सिटीजन को और वरिष्ठ नागरिक के साथ साथ विकलांग व्यक्तियों को भी उस कार्ड का कोई पैसा नहीं देना पड़ता। दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं और सभी मतलब थेरेपी हैं, जैसे एक्यूप्रेशर थेरेपी है, नेचुरोपैथी थेरेपी है, आयुर्वेदिक से भी इनका इलाज किया जाता है, होम्योपैथिक से भी। तो जैसी जिसकी सुविधा जिनके पास में जो केंद्र मिल जाता है तो वो अपने स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए वहाँ पहुँच जाता है और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। जी, ये तो बात हुई कि सरकार क्या क्या सुविधा दे रही है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, एक मन में कभी कभी हीन भावना घर कर जाती है, तो ऐसे में क्या सोचना चाहिए उसे और क्या समझना चाहिए? आप क्या उदाहरण देना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हीन भावना तो बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हीन भावना आती है, लेकिन अगर मतलब कमजोरी को अपने को अगर कमजोरी मानेंगे तो फिर हीन भावना पनप ही जाएगी। जी, लेकिन इसमें यह है कि अपने को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये होता है कि जैसी जिसकी परिस्थिति होती है, क्यों हर परिवार में अलग अलग परिस्थिति होती है, तो उनको ये देखना चाहिए मैं ये काम कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, तो वही काम शुरू करना चाहिए। कोई आदमी मान लो भागदौड़ का काम मतलब करना चाहता है, लेकिन भागदौड़ के काम में वो सक्सेस नहीं हो पाता, उसमें कई तरह की मतलब परेशानी आती हैं। बाहर जाने में परेशानी आएगी, फिर किसी को कोई उनको ठगी होने के भी चांसेस रहते हैं कि भाई ठगी हो जाए, साइबर क्राइम हो जाए। तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए कि अगर पहली बात तो जो चीज़ उनको समझ में नहीं आए तो वो तकनीकी रूप से उन चीज़ों को पहले समझ ले और समझ के ही वो काम करे, और नहीं तो फिर वो अपने हिसाब से क्या करना चाहिए उनको कि शिकायत हो जाती है तो शिकायत, जैसे बैंक से संबंधित कोई शिकायत है तो वो बैंक लोकपाल में भी जा सकता है, रिजर्व बैंक में भी जा सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में आजकल ई मित्र पोर्टल खुल गए, तो वो ई मित्र नज़दीकी पे किसी पे भी जाकर पोर्टल से अपनी जो भी फॉर्म भरना है, किसी भी तरह का कोई कार्ड बनवाना है, तो वो वहाँ जाकर अपना बताएगा, अपनी पहचान देगा, और वो संतुष्ट होने के बाद ई मित्र वाले उनको आधार कार्ड जो भी उनके मतलब होते हैं ना पहचान के, वोटर आईडी, तो उनसे उनको जो भी सुविधा मतलब मिलती है वो उनको बना के दे देते हैं। ये तो कोई हीन भावना नहीं लानी चाहिए, नहीं, क्योंकि इस बात पे मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक महर्षि अष्टावक्र थे। आप अगर वो अच्छी तरह से समझा पाए उसे। मैडम देखो, महर्षि अष्टावक्र जी 8 जगह से उनको मतलब विकृति थी शरीर में। तो एक बार राजा जनक कोई सभा कर रहे थे, विद्वान जनों को बुलाया गया था और वो किसी विद्वता पे उनको निर्णय लेना था भाई इनमें सबसे विद्वान कौन है। उसी समय अष्टावक्र जी सभा में आ गए, तो सब लोगों ने उनको देखा और देखते ही और हंस पड़े। अष्टावक्र जी बहुत चुप रहे, शांत रहे जी। पर राजा जनक ने बोला भाई आप हंसे क्यों? तो बोले साहब देखो अभी कितने कुरूप व्यक्ति यहाँ आए हुए हैं, ये किस लिए आए हैं, इनको सभा से निकाल देना चाहिए। तब राजा महर्षि अष्टावक्र ने अपने आध्यात्म ज्ञान से उन सब के प्रश्नों का बिल्कुल सटीक उत्तर दिया और उनको संतुष्ट कर दिया। तो राजा जनक ने उनको सम्मानित किया। तो ये पहला दिव्यांग व्यक्ति का बहुत सटीक उदाहरण है कि उन्होंने अपनी मतलब शारीरिक कमजोरी को अपनी ताकत बनाई। हाँ, निराशा निराशा को हावी नहीं होने दिया। और वैसे भी अगर सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में भी देखें तो हर एक व्यक्ति हर एक काम को नहीं कर सकता। कोई किसी चीज़ में दक्ष होता है, कोई किसी चीज़ में होता है। तो इससे अब बात करें कि हीन भावना नहीं आनी चाहिए, उसके लिए सबसे एक बड़ा जो हथियार होता है वो होता है हुनर। तो आप में मैंने सुना बहुत हुनर है, आप तैराकी जानते हैं, आप वास्तुशास्त्र जानते हैं, आप एक्यूप्रेशर जानते हैं। तो कैसे आपको ये सब करने की सूझी आपके मन में आई और किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? इसमें ये कि देखो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी होती है जी। अब मेरी जो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मान लो कि मैं अस्पताल नहीं जा सकता, पैसा भी खर्च होगा, तो मैंने मतलब अपने सोचा कि मैं अपना एक्यूप्रेशर अगर सीख लूँ जिससे कि कोई नुकसान भी नहीं होता जी, कोई दवाई नहीं खानी पड़ती और उससे सिर्फ पॉइंट दबाने पड़ते हैं। ये जानकारी हो जाती है कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ इसके
पॉइंट्स हैं उनको दबाने से और शरीर की जो प्राथमिक चिकित्सा है वो कर ली जाती है। तो मैंने मतलब जिज्ञासा प्रकट हुई मुझे, तो मैंने ये एक्यूप्रेशर सीखा। ऐसे ही आप जब बता रहे हैं वास्तु के बारे में, तो वास्तु के बारे में भी मेरे को एक मकान का मतलब दे दिया गया, जिम्मेदारी दे दी गई कि इसका है ना वास्तु के हिसाब से इसको मतलब बनाना है जी। तो मैंने किताब पढ़ी, किताब पढ़ने के बाद में मैंने और हिंदी में भी मंगवाई किताबें। पढ़ने के बाद में मैंने जानकारी ली और मेरा इसमें रुचि बढ़ती गई जी। तो फिर लोगों को पसंद भी आई मेरी बातें, जो जैसे जैसे मैं बता देता था उस तो वैसे वैसे वो अपना काम करते थे और वो जिनकी जो परेशानियाँ होती थी तो उन परेशानियों से वो निजात पा लेते थे। तो अब बात रही उसकी क्या कहते हैं तैराकी की। हाँ, तैराकी का तो ये है मैडम, मुझे बचपन में हमारे मतलब गांव में ही बावड़ी थी जी। तो उस बावड़ी पे मैं जाता था, पहले सीढ़ियों पे बैठ के नहाता था, फिर धीरे धीरे लोग तैरता हुआ देखता था लोगों को, तो मुझे भी रुचि हुई कि मैं भी तैर सकता हूँ क्या। तो मैंने खुद नहीं तैरना सीखा। तैरते 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 फिर मैं है ना इसमें अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने लग गया जी। बहुत अच्छा। तो इसके अलावा ये जो आप सेवाएं आप एक्यूप्रेशर वगैरह की देते हैं वो बिल्कुल मुफ्त देते हैं? हाँ, कोई आपके पास आए अपनी समस्या लेके तो वो नहीं, मुफ्त मैं होती भी है? चला जाता हूँ। अच्छा, आप स्वयं भी चले जाते कुछ हैं? ऐसी मतलब परिस्थिति होती है, कोई नहीं आ सकता तो कोई बुजुर्ग आदमी है तो मुझे जैसे ही पता लगता है मैं वहाँ एक्यूप्रेशर की सेवा देने चला जाता हूँ। तो वो बिल्कुल निःशुल्क होती है? सार्वजनिक जगह पे भी, जैसे कुछ सार्वजनिक जगह होते हैं, पार्क होता है, उसमें बैठ जाते हैं, सभी लोग आते रहते हैं, कुछ देख के भी प्रेरित होते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। तो एक्यूप्रेशर में है ना मतलब 5 या 10 मिनट के अंदर है एक्यूप्रेशर देने के बाद में उसको थोड़ा राहत मिलती है। ज़्यादातर घुटने की समस्याएं लोगों को हो जाती है तो वो ये पॉइंट्स होते हैं हमारे, ये दोनों पैर के होते हैं, ये दोनों हाथ के होते हैं। तो कंधे में दर्द होता है तो जैसे यहाँ से प्रेशर दिया, ये लीवर का हो गया, ये हार्ट का हो गया, किडनी का हो गया, ये सारे पॉइंट हमारे शरीर के पंजों में और हाथों में, हथेलियों में होते हैं। तो एक्यूप्रेशर भी मैंने मेरी रुचि के अनुसार सीखा और ये सेवाएं मैं शुरू से ही देता ही रहा हूँ। जब से मैंने ये सीखा है तब से। तो एक तरह की डबल थेरेपी दे देते हैं आप लोग, आपको देखते हैं तो और प्रेरित भी होते हैं कि ये व्यक्ति देखिए कि किस तरह से हमें प्रेरणा दे रहा है और हमारा इलाज भी कर रहा है। ये तो बात हुई शारीरिक समस्याओं की जो आप एक्यूप्रेशर से दूर करते हैं, लेकिन आजकल के संदर्भ में देखा जाए तो युवा बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो मानसिक समस्याएं बहुत तरह की युवाओं में होती है। तो आप उनको कैसे कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत मतलब धनवान है, बहुत रिच है, उसके अंदर ऐसा बहुत कुछ है कि वो इन सब से युवाओं को दूर रख सकता है। तो उस बारे में आप युवाओं को क्या बताना चाहेंगे? हाँ, सार्वभौमिक एक सत्य है जी कि जो व्यक्ति अपने माता पिता के चरणों को जी सुबह जी उठ कर के सबसे पहले प्रणाम करेगा तो 45 दिन में उसकी ये समस्या दूर हो जाएगी कि कोई मतलब पढ़ाई से संबंधित समस्या है जी वो भी उसकी दूर हो जाएगी, रोजगार से संबंधित समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है। और इसमें एक बात सामने आ सकती है कि जिनके माता पिता नहीं हो वो क्या करें, तो वो अपने पृथ्वी को ही है ना दोनों हाथों से ऐसे, ये हाथ दाहिना ऊपर रखें और ये नीचे, और प्रणाम करें माता पिता समझ करके। तो उसमें उसको प्रणाम करने से 45 दिन पूरे होते ही 46वें दिन उसको रोजगार भी मिल जाएगा, छोटा मोटा मिले या सरकारी नौकरी मिले, ये उसके पूर्व जन्म के संस्कारों पर निर्भर करता है। आपका इस पे बहुत विश्वास है? हाँ, विश्वास भी है और अनुभूत भी किया हुआ है। अनुभूत भी किया है। आप तुलसी के दीपक के बारे में भी कुछ बता रहे थे। तुलसी के दीपक के बारे में है कि परिवार में जैसे पैसा भी है, सम्मान भी है, आपस में है ना तालमेल नहीं है। अब उस तालमेल को रखने के लिए एक प्रयोग है, बहुत छोटा सा प्रयोग है कि तुलसी के पौधे पर सुबह प्रातःकाल दीपक प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करके तुलसी के पौधे को जो जड़ है उसको ऐसे पकड़ लें इन 2 अंगुलियों से, तो ये एक्यूप्रेशर भी उसका हो गया, खुद का भी एक्यूप्रेशर हो रहा है और अब उसका प्रयोग भी सफल हो रहा है। 8 दिन तक रोजाना 24 बार वो गायत्री मंत्र मन ही मन में उच्चारित करें। तो 8 दिन के बाद में परिवार का जो सदस्य उनके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा था वो स्वतः ही चल के और उनके भावना के अनुरूप कार्य करने लग जाता है। तो अब इससे बड़ी
खुशी और सफलता क्या होगी। आपका कहने का मतलब है कि अगर आजकल के युवा बड़ों का सम्मान करते हैं और अध्यात्म से जुड़ते हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में वर्णित है, तो मनचाहा परिणाम मिल जाता है, उनको मिल जाता है, प्राप्त होता है। तो और उनमें, उनके व्यक्तित्व में भी एक बहुत बड़ा निखार आता है और परिवार में भी शांति रहती है। एक्चुअली जो छोटे छोटे मनमुटाव होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि हमारे अंदर एक ठहराव नहीं होता। तो इन सब बातों से, इन संस्कृति को मानने से हमें वो ठहराव आता है और खुशी मिलती है, हमको एक प्रसन्नता, सफलता भी मिलती है, सफलता और प्रसन्नता और शांति, मानसिक शांति दोनों ही प्राप्त होती है। तो अब जब ये परिवार की ही बात चल रही है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि एक सुखी परिवार रहे, उसके लिए मतलब किन किन बातों का पालन होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि प्रसन्नता जो है वो एक ऐसा उपकरण है कि वो खुद के अंदर भी खुशी पैदा करता है, सामने वाले को देखने पर उनको भी मतलब प्रसन्नता प्राप्त होती है और वो भी है ना अनायास से मुस्कुरा देता है जी। कितना भी दुखी हो, कितना भी उदास हो, लेकिन किसी मुस्कुराते हुए चेहरे को देखता है तो वो मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है जी। तो मेरा ये मानना है कि मतलब मन में हमेशा ये भाव रखने चाहिए कि भगवान सबका भला करे। अगर अपने परिवार मतलब जो घर है उस पे पर्दे पे अगर ये लिख दिया जाए कि भगवान सबका भला करे, तो वो देखेगा कि भगवान सबका भला करे। अब इसमें क्या होगा कि भगवान सबका भला करेगा कि वो पढ़ रहा है तो सबसे पहले जो परिवार उसमें रह रहा है उस घर में उसका भला होता है। और दूसरा क्या है कि अपने इसमें मैं स्वास्थ्य से, शिक्षा से और इनसे मतलब बातें बताऊंगा। स्वास्थ्य से बातें तो ये है कि आदमी को योगा, प्राणायाम ये मतलब अपनाना चाहिए जीवन में। तो आप योगा भी करते हैं? हाँ मैडम, मैं योगा जानता हूँ। योगा मतलब लोग मुझसे मतलब करते वक्त मेरे से साथ में 50-60 लोगों का एक बैच भी मतलब शुरू हुआ था, उन्होंने सीखा था और वो बहुत खुश थे और ये कहते थे हमारे घर पे चल के करो। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, घर पे कोई जाना नहीं चाहता। सार्वजनिक जगह या पार्क हो या कोई ऐसी जगह हो तो वहाँ सब आ सकते हैं। तो योगा से बहुत फ़ायदा होता है, शारीरिक रूप से फ़ायदा होता है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ध्यान में जाता है आदमी। मैंने विपश्यना केंद्र में 10 दिन के शिविर किए हैं, गलताजी पे अपना एक बहुत ध्यान का केंद्र है, तो वहाँ भी मैंने 10 दिन के मतलब करीब 10 शिविर किए हैं। जी जी हाँ, तो ये तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा मन स्वस्थ, तन स्वस्थ, तो परिणाम अच्छा ही होगा। दिव्यांगता उस पर भारी नहीं होती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हैं, आपकी क्या परेशानी है। तो जब आप 4-5 साल के थे और आपको पता चला कि आपके पोलियो है, तो उस समय जो आपको काम करने में या किसी तरह की समस्याएं आती होगी, तो माता पिता ने किस तरह से आपको प्रेरणा दी, किस तरह से आपको आगे बढ़ाया, जिससे आपके मन में जो ये बात आई, आपने कहा कि मैं पढ़ाई लिखाई करी, मैं खेती बाड़ी भी जानता हूँ, तो ये आत्मनिर्भरता किस तरह से आई आप में? ये ऐसा है कि जैसे हम खेत में भाई बहन काम करते थे जी, तो पिताजी सुबह जब काम पे जाते थे, वो भी सरकारी सेवक रहे हैं, तो वो हमें बता के जाते थे कि आपको ये 4 काम करने हैं। अब 4 काम तो हम करते ही करते थे, हम 2 काम और ज़्यादा कर लेते थे जी। तो हम मतलब खुद से तो ये प्रसन्न रहते ही रहते थे और हमें ये लगता था कि पिताजी आएंगे तो हमें प्रोत्साहित मतलब करेंगे और हम मतलब खुश होंगे। अब उन्होंने एक चीज़ अपनाई कि वो आके बताते थे कि तुमने ये 2 काम छोड़ दिए, तो हम फिर कहते थे अब कर लेते हैं, और हमें वो अपने को उस मतलब काम में लगाए रखते थे। तो हमारा ध्यान इधर उधर बुरी आदतों में नहीं पड़ा, किसी व्यसन में नहीं पड़ा। मैं ना बीड़ी पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना किसी लिक्कर को सेवन करता हूँ मेरे जीवन में। मैंने ऐसी तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी कोई कमज़ोरी है तो आप अपने को दूसरी तरफ व्यस्त रख लीजिए किसी अच्छे सकारात्मक कार्य में। तो आपकी आजकल की युवा पीढ़ी की भी यही समस्या है कि उनकी सोच जैसी होती है वैसा उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि शायद वो अपनी संस्कृति से उतने नहीं जुड़ पाते और शायद उतनी मेहनत करना नहीं जानते। तो युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर, और ऐसे व्यक्तियों को खास कर जो कि विशेष योग्य जन है युवाओं में भी, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
सबसे हाँ, पहली बात तो है कि कोई भी चुनौती है हाँ, वो अगर आप उसको सहज स्वीकार कर लेंगे और उसका सामना करेंगे तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे और उस चुनौती को, उस समस्या को समस्या नहीं समझेंगे और चुनौती को न चुनौती नहीं मानेंगे और सहज रूप से वो आराम से आपका काम हो जाएगा। तो जी। सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। जिम्मेदारी से अगर जैसे ही हम थोड़ा सा हटेंगे ना तो फिर हमारे अंदर हीन भावना पैदा होने लग जाएगी। जिम्मेदारी एक मतलब ऐसा वो है, शस्त्र है कि उसको अपन खुद ही अपने हाथ में ले लेंगे तो अपना काम हम सहज रूप से कर लेंगे। तो इस वजह से आपके पिताजी आपको 2 काम और बताते थे। जी, आप थे, आपके जो और बहन भाई होंगे वो सामान्य थे, तो बराबर का काम बताते थे, तो इससे आप में हीन भावना नहीं आई कभी भी। यही परिवार की एक जिम्मेदारी होती है। और मैं ये बताना चाहूँगा इसमें, हाँ। जैसे वो 2 काम बताते थे हमको ज़्यादा करना मतलब करने के लिए कहते थे ये भी करो, तो हमारे भाई बहन भी सहज स्वीकार कर लेते थे। फिर जो मेरे हिस्से में जो काम आता था मैं उसको शुरू कर देता था ताकि भाई बहन भी लग जाते थे। और फिर जब कोई काम ये वो खुद ही कह देते थे चलो हम कर लेंगे, भी तो आपने शुरू कर दिया हम पूरा कर लेंगे। तो मुझे मतलब बड़ी खुशी होती थी कि चलो भाई बहन भी मतलब इसमें स्वावलंबी बन रहे हैं और मुझे तो ये बना ही बना रहे हैं। जी, ठीक। तो भरपूर सहयोग मिलता था परिवार का। अब जैसे जो युवा जो दिव्यांग जन हैं उनको अगर कोई जानकारी चाहिए, उनको किसी तरह की जागरूकता उनमें आए, इस तरह का कुछ पता करना है, तो वो कहाँ जाएं, किससे मिलें? हाँ देखो, बैंक से संबंधित आजकल थोड़ी सी कि मतलब साइबर क्राइम होने लगे, तो अगर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहले तो रिपोर्ट लिखा देते हैं, उसके बाद इसकी सूचना बैंक को भी देते हैं। कोई आपके कार्ड से अगर कोई मतलब किसी ने ठगी की है तो बैंक में सबसे पहले सूचना देके के कार्ड ब्लॉक कराया जाता है। फिर किसी ने मान लो आपको कोई लोन लिया है उसमें वो गड़बड़ कर रहा है, ब्याज ज़्यादा लगा रहा है, तो बैंक लोकपाल होता है और उसमें रिजर्व बैंक में भी है ना, आप इसी शिकायत कर सकते हैं। तो वहाँ बहुत जल्दी सुनवाई होती है और उसको लिखित रूप से बताया जाता है कि आप ऐसे ऐसे कीजिए और या उसका जो समस्या है अगर उसने लिखित में दी है तो उसका निराकरण वो लिखित में ही कर देते हैं और उसको जो ज़्यादा पैसा उसका ले लिया गया तो वापस उसको रिटर्न करना पड़ता है जी उस संस्था को। तो ये तो बैंक की बात होगी। अब शिक्षा से संबंधित बात मैंने बताया था ना, ई मित्र पे जा करके और पोर्टल से संबंधित पोर्टल पे बताया जाए कि मुझे ये काम करना है, तो ई मित्र बहुत मतलब घर के पास में ही आ गया आजकल। पहले कहीं ऑफिसों में नहीं जाना पड़ेगा, उसको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेगी और सरकार तो सीढ़ियाँ मतलब आजकल रैंप बना दिए हैं, ट्राई साइकिल भी देती हैं, कुछ सामाजिक संस्थाएं भी हैं जो इस और ध्यान देती हैं, तो वो ट्राई साइकिल भी वितरित करती हैं। रोजगार के लिए मशीन, जैसे वजन की मशीन है वो लेके बैठा रहता है, तो उसमें भी आदमी कोई वजन लेता है, 1 रुपया उसका आता है, तो वो बैठा बैठा अपना रोजगार भी कर लेता है। तो बैंक लोकपाल से और ई मित्र पे जाके जो वो ये जो संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान वो कर सकते हैं। आपने एक जीवन की लंबी पारी जी है, बचपन युवावस्था, आप शिक्षा से जुड़े, आप खेल कूद से जुड़े, आप अध्यात्म से जुड़े, आप स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं। तो अगर एक सारांश रूप में अपने जीवन के बारे में, आप जो आपके जीवन की सकारात्मकता रही है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को? बिल्कुल मैडम, जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। एक ये भी सार्वभौमिक सत्य है जी। तो मैंने अपनी तरफ से कोटेशन तैयार किया है कि मनुष्य का जन्म एक प्रश्न है जी। मनुष्य का जन्म एक प्रश्न है और मनुष्य दोबारा मर्यादित जीवन जीने का ढंग इस प्रश्न का उत्तर है जी। अगर वो अमर्यादित ढंग से जीता है तो उत्तर गलत हो जाएगा, मर्यादित ढंग से वो जीता है तो उस प्रश्न का उत्तर जी। जीवन, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जीवन एक प्रश्न है और अगर हमें सफलता चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, तो हमें अपनी मर्यादाएं समझनी चाहिए और उसी में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सब तभी संभव हो सकता है जबकि हम अपनी शक्ति को सकारात्मक रूप से लेकर चलें, हमारी मानसिक शक्ति को, हमारी शारीरिक शक्ति को और हमारी कमज़ोरियों को हम अपनी ताकत बना लें। तो आपने आज जो बातें बताई, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी और उन्हें बहुत प्रेरणा भी मिली होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। तो नमस्कार।